आज हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है उसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। इस काल के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के आधार पर इतिहासकारों द्वारा इस काल का इतिहास लिखा गया है। इसे भारतीय इतिहास में आद्य इतिहास काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ साहित्यिक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन पुरातात्विक स्रोतों का अभाव है, तो इसलिए इसे आद्य इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये काल है। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि आर्यों का उल्लेख मिलता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसे एक जाति के रूप में इंगित किया गया और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास भारत में ही था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास भारत में नहीं था, ये बाहर से भारत आया। वो इतिहासकार भाषा के आधार पर इंडो ईरानी भाषा के आधार पर ये तुलना करते हैं। जहाँ जहाँ इंडो ईरानी भाषा बोली जाती है वहाँ उस क्षेत्र को मानते हैं कि वहाँ से आर्य यहाँ आए। ऋग्वेद में जो भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है उसके आधार पर उन भौगोलिक स्थितियों की कल्पना की जाती है कि वो इसे उस भौगोलिक स्थिति की साम्यता किन क्षेत्रों से मिलती है, उस आधार पर आर्यों के निवास स्थान को इंगित किया जाता है। तो जो विद्वान भारत में आर्यों का मूल निवास मानते हैं उसमें सर गंगानाथ झा प्रमुख हैं। भारत में आर्यों का निवास, जिसमें सर गंगानाथ झा इन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान था। फिर त्रिवेद का मानना है कि मुल्तान आर्यों का मूल निवास स्थान था। एल डी कल्ला का मानना है कि कश्मीर आर्यों का मूल निवास स्थान था। कश्मीर आर्यों का मूल निवास स्थान था। जो लोग आर्यों को भारत में का नहीं मानते हैं, बाहर से आया हुआ मानते हैं, उनमें जो लोग प्रमुख हैं उसमें बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने बाहर से आने संबंधी मत, जिसमें बाल गंगाधर तिलक इनका मानना है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। ऐसे ही मैक्स मुलर का मानना था कि मध्य एशिया इनका मूल निवास स्थान था, मध्य एशिया। रोड्स का मानना है कि बैक्ट्रिया इनका मूल निवास स्थान था, बैक्ट्रिया। और मेयर का मानना है कि पामीर के पठार इनका मूल निवास स्थान था। वैसे ही गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग आदि का मानना है कि दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो बाहर संबंधी जो मत है उसमें सबसे सबल मत यह दक्षिणी रूस वाला माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज में कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। उन्होंने ऋग्वेद से चीज़ों को लिया। उनका मानना था कि ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा का उल्लेख है। दीर्घकालीन उषा यानी लंबी रात्रि का उल्लेख है, लंबा दिन और लंबी रात। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। उन्होंने कहा कि महाभारत में भी सुमेरु पर्वत का उल्लेख है, जहाँ दीर्घकालीन रात्रि 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन का उल्लेख है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आर्य यहीं उत्तरी ध्रुव के होंगे। लेकिन इस मत का खंडन इस आधार पर हो जाता है कि यदि आर्य उत्तरी ध्रुव के होते तो वो इसका उल्लेख ऋग्वेद में अवश्य करते।
उन लोगों ने ऋग्वेद में सप्त संधव प्रदेश का उल्लेख किया और सप्त संधव प्रदेश में उन्होंने बताया कि यह देव निर्मित क्षेत्र है और ये माना जाता है कि वेदों की रचना इसी क्षेत्र में हुई थी। तो ये सारे मत जो है एक एक करके खंडित हो जाते हैं। इन मतों का प्रमुख आधार है भाषा का आधार और कुछ पुरातात्विक आधार, कुछ मिट्टी के बर्तन जो कि 3035 ईसा पूर्व के हैं और वहाँ से पलायन के कुछ साक्ष्य मिलते हैं दक्षिण की तरफ और यहाँ से ये लोग भारत में आए, ऐसा इन मत के समर्थकों का मानना है। तो दो मत हैं आर्यों के कि वो तो एक तो भारत के मूल निवासी हैं या फिर भारत में बाहर से आए। ठीक, अब पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को हम लोग देखें तो जो राजनीतिक स्थिति है इनके राजनीतिक स्थिति में जो संरचना है उसमें सबसे नीचे ग्राम, इसके बाद विश्व, इसके बाद जन, ग्राम से नीचे परिवार या कुल या परिवार। इसका प्रमुख कुलप होता था, इसका प्रमुख ग्रामणी होता था और इसका प्रमुख विस्पति होता था और इसका प्रमुख राजा या जनपति गोप्ता जनस्य इसे बोला जाता था। गोप्ता जनस्य यानी जन का रक्षक, जन के लोगों का रक्षक। तो ये राजनीतिक संरचना है। सबसे नीचे कुल या परिवार जिसका प्रमुख कुलप होता था जो कि परिवार का वरिष्ठ सदस्य पुरुष सदस्य, परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य कुलप होता था। परिवारों को मिलाकर जो इकाई बनती थी उसे ग्राम बोला जाता था, इसका प्रमुख ग्रामीण होता था। कई ग्रामों को मिलाकर जो इकाई बनती थी उसे विश्व बोला जाता था, इसका प्रमुख विस्पति होता था। और कई विश्वों को मिलाकर जो इकाई बनती थी उसे जन बोला जाता था, इसे जनपति बोला जाता था, इसके प्रमुख को जनपति या राजा बोला जाता था। दरअसल पूर्व वैदिक काल के जो आर्य हैं वो आयावर हैं या घुमक्कड़ हैं, आयावर या घुमक्कड़ है, यानी अस्थाई जीवन यहाँ नहीं व्यतीत किया जा रहा है। इनका प्रमुख जो व्यवसाय है वो पशुपालन है, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। इसको हम लोग इनकी आर्थिक स्थिति में देखेंगे। आर्य जब भ्रमणशील थे तब उन्हें चरसणी बोला गया, चरसणी बोला गया। और जब अस्थाई रूप से रहने लगे तब उन्हें कृष्ट बोला गया। कृष्ट, अस्थाई रूप से जब रहने लगे तब उन्हें कृष्ट बोला गया। यानी कृष्ट या कृष्ट जब वो भ्रमणशील है यानी इस स्थिति में है, घुमक्कड़ है, तब उन्हें चरसणी बोला गया, अपने पशुओं को चराते हैं। और जब वो अस्थायी रूप से रहने लगे यानी जब कृषि कार्य प्रारंभ किए तो अस्थायी रूप से रहने लगे तब उन्हें कृष्ट बोला गया। तो ये शब्दावलियां पूछी जाती हैं कि चरसणी का मतलब क्या है, कृष्ट का मतलब क्या है। अब यहाँ जो राजा है इसकी स्थिति क्या है। तो राजा को कहा जाता है कि प्रारंभ में जन के लोग इसे चुनते होंगे, निर्वाचित करते होंगे, लेकिन बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। प्रारंभ में इसका निर्वाचन होता था, प्रारंभ में निर्वाचित होता था, बाद में वंशानुगत हो गया, लेकिन दैवी उत्पत्ति, राजा की दैवी उत्पत्ति का कोई जिक्र नहीं है। राजा की दैवी उत्पत्ति का कोई जिक्र वैदिक काल में, ऋग्वेद में या पूर्व वैदिक काल में नहीं है। राजा निरंकुश नहीं था क्योंकि इस पर सभा समिति गण विदत का नियंत्रण था।
गण या विदत का नियंत्रण था। ये राजनीतिक कुछ इकाइयां हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है। सभा, इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। समिति, इसका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। गण का उल्लेख 22 बार हुआ है और विशद का उल्लेख 46 बार हुआ है और विशद का उल्लेख, विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। यानी सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में विदत का हुआ है, यानी यह अधिक प्रचलन में रही होगी, यह संस्था अधिक प्रचलन में रही होगी, इसीलिए बार बार इसका उल्लेख हो रहा है, इनका उल्लेख कम हो रहा है। लेकिन आगे चलकर हम लोग उत्तर वैदिक काल में ये देखेंगे कि इनका उल्लेख कम होने लगा, इनके उल्लेख की संख्या बढ़ने लगी, यानी वहाँ ये अब ज़्यादा प्रभावी होते गए और यह कम प्रभावी होता गया। विद्वानों का जो मानना है कि ये क्या थे, तो सभा को माना जाता है कि कुलीन लोगों की ये संस्था थी जिसमें जन के जो कुलीन लोग थे वो सभा के सदस्य होते थे। कुलीन लोग, इसके सदस्य को सभ्य बोला जाता था। सभ्य यानी सभा का सदस्य, सभा का सदस्य, सभा के सदस्य को सभ्य बोला जाता था। कुलीन लोगों की ये सभा थी और ये सामाजिक और आर्थिक मामलों, सामाजिक और आर्थिक मामलों को देखती थी। इसे नरिष्ठा भी बोला गया अथर्ववेद में, यानी जिसके निर्णय को टाला न जा सके, यानी यह निर्णय का भी, न्याय निर्णय का भी कार्य करते थे, न्याय निर्णय का भी कार्य करती थी। ठीक, तो कुलीनों की संस्था है, सामाजिक आर्थिक मामलों पर यह अपने विचार व्यक्त करती है और समाज के लिए कुछ सामाजिक और धार्मिक, सामाजिक धार्मिक धार्मिक मूल्यों का निर्धारण करती है, मूल्यों का निर्धारण करती है। सभा में पाशा खेलने का भी उल्लेख है कि इसके सदस्य पाशा भी खेला करते थे। ठीक, तो सभा में पाशा खेलने का भी उल्लेख है कि सभा के जो सदस्य थे वो पाशा भी खेला करते थे। इसके विषय में सभा और समिति, दो जो संस्थाएं हैं, इनके विषय में लुडविंग का मानना है कि सभा आजकल का जो अपर हाउस है वो उस जैसा था और जो समिति है वो आजकल के लोअर हाउस, यानी अपर हाउस का मतलब राज्यसभा और लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा। तो सभा की वो तुलना लुडविंग सभा की तुलना राज्यसभा से करते हैं और समिति की तुलना लोकसभा से करते हैं, लोकसभा से करते हैं। के.पी. जायसवाल का मानना है कि समिति एक जन संस्था थी, सभी लोगों की संस्था थी और सभा उसकी एक अस्थाई समिति थी। के.पी. जायसवाल का मानना है कि जो सभा थी वो समिति की एक अस्थाई समिति थी। समिति सभी लोगों की, आम जन की संस्था थी, आम जन के लोग समिति के सदस्य हुआ करते थे, हो सकते थे। तो इस तरह से सभा और समिति के विषय में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी प्रकार से विदत के विषय में के.पी. जायसवाल और राम शरण शर्मा के दो इतिहासकारों के मत प्रमुख हैं, के.पी. जायसवाल और रामशरण शर्मा के। तो पहले समिति देख लिया जाए। समिति जो है, सभा तो हो गया, समिति के अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था। समिति के अध्यक्ष को, समिति इसके अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था और इसमें सभी कुलों या परिवारों, सभी परिवारों के लोग सदस्य हो सकते थे, यानी सभी परिवार के हो सकता हो कि सभी परिवार के एक एक सदस्य इस समिति में हुआ करते हो। यह समिति राजा का चयन भी करती थी, राजा का चयन भी करती थी। प्रजापति की दो पुत्रियां, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है और माना गया है कि राजा की स्थिति सभा और समिति के समर्थन पर निर्भर है। राजा को समिति हटा भी सकती है और हटाए गए राजा को पुनः राजा बना भी सकती है।
तो ऐसा उल्लेख समिति के संदर्भ में किया गया है। फिर गण, गण जो इकाई है वो एक सैन्य इकाई होगी उस समय की। तो गण को इतिहासकार मानते हैं कि यह सैन्य इकाई रही होगी, सैनिक इकाई रही होगी। विदत, विदत के विषय में मानना है, केपी जायसवाल का मानना है कि एक बड़ी सभा थी, बड़ी सभा थी। आगे चलकर इसी से सभा बना, समिति बनी और गण बना, और गण बना। यह एक बड़ी सभा होती थी, एक बड़ी संस्था थी। सभा में कंफ्यूजन हो तो संस्था कही, यह एक बड़ी संस्था थी प्रारंभ में। आगे चलकर इसी से सभा, समिति और गण बने। रामशरण शर्मा का इस पर व्यापक अध्ययन है। रामशरण शर्मा का मानना है कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, आर्यों की प्राचीनतम संस्था, प्राचीनतम संस्था यही विदत था। ऋग्वेद में सभा और समिति से इसका अधिक उल्लेख हुआ है, 122 बार इसका उल्लेख हुआ है। ठीक, तो ये राजनीतिक इकाइयाँ पूर्ववैदिक काल की हैं। अब जो राजा के पदाधिकारी हैं उसमें कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, अस्पश यानी गुप्तचर, गुप्तचर, इन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। पुरोहित, क्योंकि उस समय का जो राजा है वह अपने जन का रक्षक है, अक्सर युद्ध हुआ करते थे जनों के बीच, तो वह युद्ध में भाग लेता था और पुरोहित युद्ध में जाकर राजा की विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। यह इसे पुरोहित को राजा का मित्र, दार्शनिक और सलाहकार माना गया है। पुरोहित राजा का मित्र, दार्शनिक और सलाहकार था। सेनानी युद्ध में सेना का संचालन राजा के निर्देश पे करता था। युद्ध जब नहीं होता था तब वो असैन्य कार्य करता होगा। ग्रामणी ग्राम के लोगों का प्रमुख था। जब युद्ध होता होगा तो यह युद्ध में भाग लेता होगा, जब युद्ध नहीं होता होगा तो असैन्य कार्यों में जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था। अब राजा का राजस्व, राजा को धन कहाँ से मिलता था? राजा का राजस्व, तो एक बलि शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऐसा माना जाता है कि जनता स्वेच्छा से, जनता स्वेच्छा से राजा को जो अनाज वगैरह देती होगी, फल फूल अनाज, उसे बलि कहा जाता था। तो यह ऐसा माना जाता है कि जनता स्वेच्छा से राजा को, क्योंकि राजा अपने जन का प्रमुख होता था, जन छोटे छोटे होते थे और अस्थायी रूप से कोई जीवन तो था नहीं, गोमकर आयावारी जीवन है। तो ऐसे में प्रजा अपने राजा को अपने फल फूल और अनाजों में से कुछ उसे भी भेंट करती होगी, जिसे बलि कहा जाता था। यानी अस्थायी रूप से कर लेने की पद्धति अभी विकसित नहीं हुई थी। ठीक, तो ये वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था है। इस समय युद्ध प्रमुख थे। तो युद्धों में 2 युद्धों का उल्लेख, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि प्रथम मंडल में 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख हुआ है। फिर दशराग्य युद्ध, दशराग्य युद्ध का उल्लेख हुआ है। दशराग्य युद्ध में एक तरफ भरतजन के राजा सुदास थे, रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। दूसरी तरफ पंचजन थे और अनिल, विषाणिन, शिव, ये 5 अन्य जन भी थे। पंचजन में यनु, यदु, द्रोह, तुर्वश और पूर्व, ये पंचजन थे। ऋग्वेद के वैदिक काल के जो पंचजन है वो अनु, यदु, द्रोह, तुर्वश और पूर्व थे। और इसके साथ जो अन्य 5 जन थे जिसके साथ दशराग्य युद्ध हुआ था, उसमें अनिल, पक्त, भलानस, विषाणिन, शिव,
अनिल, पक्त, भलानस, विषाणिन, विषाणिन और शिव। तो ये कुल 10 लोग भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किए। इस पक्ष के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे और इस पक्ष के जो पुरोहित थे विश्वामित्र थे। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध रावी नदी तट पर पूर्व वैदिक कालीन जो पहले से जिन जनों का अधिकार था उस पर यह जन अधिकार करना चाहता था, यानी छत्र पर अधिकार को लेकर यह युद्ध लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि पहले विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे, बाद में उन्होंने इन्हें पुरोहित पद से हटा दिया। तब इन्होंने इन 10 राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध किया, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई और माना जाता है कि इसी के नाम पर भारत का नाम, इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। तो वशिष्ठ इनके पुरोहित हैं और विश्वामित्र इनके पुरोहित हैं। 10 जो राजा हैं उनके पुरोहित हैं। रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। रावी यानी पुरुषणी नदी, जिसे ऋग्वेद में पुरुषणी बोला गया है। तो रावी नदी के तट पर यह युद्ध किया गया था। तो ये राजनीतिक स्थिति है। अब जो भौगोलिक स्थिति थी जिसमें कुछ नदियों की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उल्लेख बार बार विभिन्न संदर्भों में आएगा। तो ऋग्वेद में कुल 40 नदियों की बात जगह जगह की गई है, लेकिन जो नदी सूक्त है 10वें मंडल में, उसमें कुल 21 नदियों का उल्लेख है। तो नदियाँ 10वें मंडल में नदी सूक्त है, नदी सूक्त है। और इस नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख है। सबसे पहले गंगा का उल्लेख है और उसके बाद गोमती। ये गोमती जो है अफगानिस्तान की गोमल नदी है, उसका उल्लेख है। इसमें ऋग्वेद में एक बार गंगा का, 3 बार यमुना का उल्लेख है। गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। यानी सबसे दक्षिण में यमुना का उल्लेख है। यमुना के बाद किसी पूर्व या दक्षिण की नदी का उल्लेख नहीं है, न तो गंडक का उल्लेख है, न ही घाघरा का उल्लेख है। उनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में पहली बार देखने को मिलता है, जहाँ सदा, नीरा और रेवा के रूप में उनका उल्लेख किया गया है। ठीक। अब नदियों में सबसे प्रमुख जो नदी है वो सरस्वती है, जिनको नदीतमा बोला गया है, नदियों में श्रेष्ठ नदीतमा बोला गया है। और सिंधु जो है, इनको हिरण्य या हिरण्यवर्ती बोला गया है। माना जाता है कि यहाँ से संभवतः ये लोग सोना प्राप्त करते होंगे, इसलिए सिंधु को हिरण्य या हिरणवर्ती बोला गया है। नदियों में सरस्वती को सौभाग्यदायिनी भी बोला गया है और ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना इसी सरस्वती नदी के किनारे हुई। जो भरत जन है वह सरस्वती और यमुना के बीच के क्षेत्र पर निवास करता था। नदियों में कुछ नदियों का जिन नामों से उल्लेख है जो कि बार बार पूछा जाता है, जिससे सतलज का उल्लेख शतुद्री नाम से है। सिंध को हिरण्य बोला गया है, सतलज शतुद्री नाम से। झेलम को विशस्ता बोला गया है, वितस्ता बोला गया है। ऐसे ही रावी को परुषणी। आपका जो एक नदी है विपाशा, जिसे व्यास कहा जाता है, व्यास जिसे विपाशा बोला गया है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। इसकी जगह मरुदविधा नदी का उल्लेख है।
इसकी जगह मरुदबिधा नदी का उल्लेख है, विपाशा या ब्यास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। चिनाब को अश्किन बोला गया है, अश्किन बोला गया है। तो ये नदियों के नाम हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। ठीक, जब राजस्व यज्ञ होता था और 17 नदियों का जल लाकर उसे राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, तो उसमें सबसे पहले जिस नदी का जल लाया जाता था वो सरस्वती नदी थी। सबसे पहले जिस नदी का जल राजस्व यज्ञ में लाया जाता था वो सरस्वती नदी थी। कुछ जो राजा के बहुत ही निकट जो पदाधिकारी थे, जैसे पुरोहित है, सेनानी है, ग्रामणी है, तो उनको रत्निन बोला जाता था। रत्ने, ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजा इन रत्नियों के घर जाता था। इन रत्नियों के घर राजा जाता था और उनका समर्थन प्राप्त करता था। इन रत्नियों के घर जाने का मतलब होगा कि इन रत्नियों के समर्थन का वो प्रयास करता होगा कि ये रत्नी हमें समर्थन दे। तो इसमें सबसे पहले वह जाता था जिसमें सेनानी है, ग्रामणी है, सूत यानी रथकार और करमार ये सब हैं, जिसमें बढ़ई भी जाता था, बढ़ई के यहाँ भी जाता था। और यह सेनानी के घर सबसे पहले जाता था, उसके बाद पुरोहित के घर जाता था। तो रत्ने या वीर जिन्हें बोला जाता था, रत्निन या वीर, रत्निन यानी वीर। तो इसमें जो लोग थे, पुरोहित, सेनानी, तक्षा यानी बढ़ई, और जो रथकार था सुत, सुत को भी रत्नी में शामिल किया गया क्योंकि यह इस समय रथों का बहुत महत्व था। तो तक्षा और बढ़ई का बहुत महत्व था क्योंकि ये बढ़ई तक्षा ही रथों का निर्माण करता था और सुत ही रथ को चलाता था, यानी रथकार, सुत यानी रथकार। तो ये भी रत्निन में शामिल किए जाते थे। राजा राज्याभिषेक के पहले इनके यहाँ जाता था और सबसे पहले वो सेनानी के यहाँ जाता था। सबसे पहले सेनानी के यहाँ जाता था, फिर जो है वहाँ से उसके बाद वो पुरोहित के यहाँ जाता था। सबसे पहले वो सेनानी के घर जाता था, फिर पुरोहित के घर जाता था। तो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक कालीन जो राजनीतिक और जो भौगोलिक स्थिति थी उसको हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम लोग इसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को देखेंगे। सामाजिक स्थिति में संयुक्त परिवार है जिसमें नाना नानी, दादा दादी सब एक ही साथ रह रहे हैं। भाई, पुत्र पुत्री आदि के लिए, माता पिता आदि के लिए अलग शब्द मिलता है, लेकिन इनके अलावा भतीजा, नाना, दादा, दादी इन सब के लिए एक ही शब्द मिलता है, नपृत। और नापता यानी नाई भी होता था। परिवार, इस समय जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी महिलाओं की आदर्श स्थिति यहाँ देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग सामाजिक